कृष्णपाल गुर्जर, विपुल गोयल, ये दो बड़े धड़ हैं फरीदाबाद की पॉलिटिक्स का। एक आम जनता कैसे समझे इनकी पॉलिटिक्स को? इसी कारण से फरीदाबाद बैक टू बैक होता जा रहा है। पहले सीमा तो इक्खा जी यहाँ की मंत्री थी, अभी कमान जो है दिनेश अदलखा जी के हाथ में है। तो उन दोनों की राजनीति की नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन सब के हिसाब से हमारे शहर में विकास बढ़ेगा या घटने के चांसेस? हमारे शहर का तो नाश ही कर रखा है। एनक्रोचमेंट तो हटी, लेकिन उसके बाद की डेवलपमेंट नहीं दिखी हमें। तो ये किसका फेलियर है? एक ऑफिसर गलत हो गया ना, वो कम से कम एक शहर की सूरत बर्बाद कर देगा। हर इंसान पढ़ाई लिखाई कर गया तो इनकी रैलियों में कौन जाएगा? फरीदाबाद का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से डगमगा रहा है। तो जो फरीदाबाद के लोकल लीडर्स हैं, क्या वो असल मुद्दों पे काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ चुनावी बातें हैं? धूमधाम से हमारे शहर में दशहरा मनाया जाता है, शायद अब वो बात नहीं रही। कृष्ण जी ने किताब नहीं लिखी है, गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखा है, बाइबिल ईसा मसीह ने नहीं लिखी, कुरान हजरत मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा है। उन गौरक्षक से मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो तब कहाँ चले जाते हैं जब वही गायें कूड़े के ढेर में से निकाल के खाना खा रही हो? धर्म जो है वो कभी भी राजनीति से उसको अलग किया ही नहीं जा सकता। मैं इस चीज को कतई नहीं मान सकता कि राम ने सीता को छोड़ दिया हो। अगर किसी शहर को समझना है तो वहाँ की सियासत को समझना बेहद जरूरी है, और सियासत को समझने के लिए जर्नलिस्ट से बेहतर कौन हो सकता है। तो आइए चलते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट पिनाका टाइम्स के फाउंडर मिस्टर सूरज भान जी के पास और जानते हैं फरीदाबाद के इश्यूज, डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में। नमस्कार सूरज जी। नमस्कार। तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आप कोई परिचय के तो मोहताज है नहीं, फरीदाबाद आपको इतने अच्छी तरह से जानता है, आपके काम के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानता है। तो सीधा हम आपके काम पे ही आएंगे। पहले आपके चैनल का नाम है पिनाका टाइम्स, तो ये जो शब्द पिनाका है ये आपके मन में कैसे आया, ये ख्याल कैसे आया कि आपको ये जो चैनल शुरू करना है पिनाका टाइम्स के नाम से ही शुरू करना है? बेसिकली क्या है कि मैं सबसे पहले तो आपका थैंक्स भी बोलूँगा। किसी भी बच्चे का नाम रखते हैं या घर में कोई भी चीज़ बिजनेस शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा धार्मिकता से मेल रहे, हमारी संस्कृति का हिस्सा। और मैं बिल्कुल बेबाक होकर बात बोलता हूँ कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ और मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं अपने धर्म की जहां तक मेरे से हो सकती है यथाशक्ति वथा भक्ति मैं करता हूँ। तो मैं रामायण भी पढ़ता हूँ लगातार, शौकीन मतलब हिस्सा है जीवन का एक। तो उसमें ये वर्ड था पिनाका। बेसिकली आपको ये पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति रहे, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहे राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी, तो उन्होंने जो लास्ट मिसाइल बनाई थी उसका नाम भी पिनाक था। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि पिनाक नाम से मिसाइल, उसी मिसाइल वो उनकी अंतिम मिसाइल थी। तो मैंने भी उससे प्रभावित होकर, क्योंकि वो एक्चुअली वो शिव धनुष है, ओके, क्योंकि राक्षसों के संहार के लिए बनाया गया था। और जो पौराणिक मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं रहती हैं, उसमें उसको स्थान दिया गया था कि ये राजा दधीच की हड्डियों से बनाया गया था। एक वज्र बना था और एक पिनाक बना था। तो वज्र तो इंद्र के वहां चला गया, लेकिन पिनाक जो है राजा जनक जी को दे दिया गया था कि आप इसकी देखभाल करेंगे। तो इसीलिए वो सीता स्वयंवर में जब उसको प्रभु श्री राम जी ने उसका भंजन किया तो इसका जिक्र उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने थोड़े टाइम के लिए किया, तो उसी से प्रभावित था। और फिर थोड़ा सा डिफर नाम है तो आदमी दो बार पूछता है, क्यूरियोसिटी रहती है यार वाई पिनाका ही, पिनाका टाइम्स। मतलब इतनी आसानी से किसी को मतलब नहीं समझ आता। हाँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है उसके पीछे का। सर आप फरीदाबाद में बतेरी जगह पे गए हैं न्यूज रिपोर्टिंग के लिए, और वैसे भी आप लोगों से मिलते रहते हैं, तो फरीदाबाद के वो कौन से मेन मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो फरीदाबाद के नागरिक है बहुत परेशान रहते हैं? देखिए, अगर हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उसके पैरेलल ही विकास होता है, एक अपोजिट चीजें हैं दोनों। तो जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन प्रॉब्लम्स है, हर एरिया में सिर्फ वही प्रॉब्लम्स है, बिजली, सड़क और पानी। सड़क काफी हद तक कुछ एरिया में सही हो गई है, कहीं कहीं बिजली भी बहुत अच्छी आ रही है अगर इस सीजन की बात की जाए, लास्ट 2 ईयर्स की नहीं करते। लेकिन जो पानी है वो पानी की समस्या का भी समाधान नहीं हो पाया है। उसका रीजंस है, वो टेक्निकली भी है, डिपार्टमेंट कभी अपने बारे में गलत नहीं कहता, वो तो बोलेगा जी हम प्रयासरत है ये है, लेकिन जो पानी है ये बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी समस्या का रूप लेने वाला है। अगर इसको हमने सही टाइमली इसके ऊपर बड़े लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना गवर्नमेंट्स का काम होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना प्रशासन का काम होता है, शासन प्रशासन पैरेलल ही चलते हैं साथ साथ। तो जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि बिजली के तो अल्टरनेट हो जाएंगे, हमारे पास सोलर एनर्जी आ रही है या न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रही है गवर्नमेंट, बट जो ये पानी है इसके लिए अगर ठोस और रेलेवेंट कदम नहीं उठाए गए तो आप ये मान के चलिए कि पानी के लिए तो महायुद्ध होना तय है
ये आने वाली, यहाँ केवल यही नहीं, वर्ल्ड वाइड इसकी प्रॉब्लम है। चेन्नई जो है टोटल डार्क जोन घोषित हो गया, हमारे फरीदाबाद के अंदर कहीं पानी 400 फुट लेवल तक आ गया, 450 फुट पर भी चला गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पिछले 50 साल के अंदर अंदर भौतिकवाद के चक्कर में दोहन किया है, उसकी रिफिलिंग नहीं करी, तालाब खत्म कर दिए। तालाब बेसिकली धरती के कटोरे है जहाँ से वाटर लेवल मेंटेन रहता है। तालाब मोस्टली खत्म कर दिए, बिल्डर्स कहे या आम लोग कहे, जिसने सब लालच, सब हमारी भौतिकवाद की वजह से सब कुछ हुआ है। तो जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है पानी की आने वाली है, ये तय है। तो आपके हिसाब से जो हमारी लोकल गवर्नेंस है और जो एमसीएफ है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है हमारे शहर में? देखिए, परिणाम बताता है कि कार्य कैसा किया गया। अगर आज प्रॉब्लम है, इसका मतलब अतीत में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल सही बात है। और जो अगर आगे सामने प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब आज ध्यान नहीं दिया तो भविष्य बताएगा कि आज काम सही कर रही नहीं कर रही। हाँ, अगर ओवरऑल पानी के ऊपर बात करें तो ना गवर्नेंस ने काम किया, ना मैं इसमें आम आदमी की बात करता हूँ, हमने भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर आप पुराने लोगों से पूछेंगे तो हमारे फरीदाबाद में बहुत सारे तालाब थे। मुझे सर एक बहुत बड़ा तालाब था, सारण गाँव में बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के बगैर ओल्ड फरीदाबाद में आज तक तालाब रोड कहा जाता है, उसको तालाब नहीं है। तो जो तालाब होते हैं बेसिकली क्या करते थे, ये वाटर लेवल मेंटेन करते थे। हालांकि गवर्नमेंट ने, अगर बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा की बात करें तो इन्होंने तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए योजना बनाई है। कई जगह तालाब बन भी रहे हैं, जैसे NIT 86 में कुछ बन रहा है, एक 55 में एक इन्होंने वहां बनाया है, मिर्जापुर में बनाया है। कई जगह तालाब डेवलप किए हैं, लेकिन अब स्पॉट नहीं रह गए, जगह नहीं रह गई है। इस वजह से डेवलपमेंट हो गई है, भौतिकवाद की तरफ लोग भागते रहे। तालाबों, क्योंकि जो तालाब, पोखर, जोहर जो भी थे, ये किसी न किसी जमीन पे ही थे। पंचायती जमीन थी, किसी का रकबा लगता था, लेकिन क्या था, तब इतनी नीट नहीं थी। धीरे धीरे लोगों ने उसको मैनिपुलेट करके, पेपर वर्क तैयार करके, मैं ये नहीं कहता कि बेईमानी करी आगे, लेकिन हाँ, जो लालच तालाब जो खत्म हुए उसकी वजह से फरीदाबाद में वाटर लेवल गिरा। बड़खल झील जैसी झील सूख गई, उसका रीजन माइनिंग बताते हैं। जो लॉजिस्ट है, इसके मेन जानकार हैं, कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल माइंस हुई, जो पत्थरों की खदान हुई, उस वजह से जो नेचुरल सोर्स से बड़खल में पानी आता था, पानी खत्म हो गया। तो बेसिकली अगर पानी, बड़खल झील का एक लेवल है तो उसके आसपास के वाटर लेवल बढ़ेगा, ग्राउंड लेवल तभी तो बढ़ेगा। अगर तालाब खत्म हो गए, झील खत्म हो गई, तो वाटर लेवल कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर आने वाली है, ये क्लियर है। और पानी की कमी की समस्या एक है, लेकिन करंटली हमारी फरीदाबाद की जनता गंदे पानी से बहुत जूझ रही है। लेकिन पानी गंदा होना, भूजल कभी गंदा नहीं होता। अगर भूजल की बात करें, उसमें केमिकल रसायन तो मिल सकता है, लेकिन उसे कहें, क्योंकि भूजल एक फिल्टर की तरह निकलता है, क्योंकि धरती के कई लेयर्स है, जैसा आपने पढ़ा होगा, सिग्मा लेयर है, ठीक है। तो जो नीचे वाली लेयर है वहां तक पानी जाते जाते फिल्टर हो जाता है। और पानी जब निकलता है, आप अभी गाँव की साइड चले जाए, ट्यूबवेल्स लगे, आप देखिए बिल्कुल मीठा पानी और भर के ठंडा पानी आता है ना ट्यूबवेलों में, गाँव में। यहाँ पे भी कई जगह आता है। लेकिन जहाँ इंडस्ट्री डेवलप होती है, वहां अगर डाइंग इंडस्ट्री है या केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, मान लो तेजाब की फैक्ट्री है, जो निकल क्रोम वगैरह होते हैं, प्लेटिंग कहते हैं उसको बेसिकली, उनका जो वेस्ट है उसके ऊपर कंपनियां ध्यान नहीं देती कि उसे प्यूरिफाई करें, उस वेस्ट को ऐसी जगह भेजें, वो पानी को गंदा करते हैं बेसिकली। वैसे पानी, भूजल कभी गंदा नहीं होता इतना। 90% आपको एक्चुअल भूजल जो निकलेगा वो मीठा ही निकलेगा और ठंडा निकलेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है? जो भी फैक्ट्रीज है, जो केमिकल वाला पानी जा रहा है, तो उसको साफ करने का कोई तरीका है हमारे पास? देखिए, ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जिसके पीछे नॉर्म्स ना बने हो। सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत है यहाँ पे, वो है उस नॉर्म्स को पालन करवाना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये दोनों साइड की जिम्मेदारी रहती है। एक तो मैं अगर अपने माइंड से, अपने दिमाग से अगर मैं सोचूं कि यार मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरी फैक्ट्री लेके मुझे नॉर्म्स पूरे करना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन छोटी लालच में, मैं इसे छोटी लालच ही कहूंगा, हम नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं। अब उसके बाद जिम्मेदारी आती है अधिकारी की। अगर अधिकारी भी लालच करता है तो नॉर्म्स ब्रेक हो जाते हैं और चीजें खराब हो जाती हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। प्रकृति को बचाना केवल एक के दायित्व नहीं है। मैं टोटल दोष मैं उस पर भी देता, डिपार्टमेंट पे भी टोटल दोष नेताओं को नहीं देता, टोटल दोष आदमी को नहीं देता। लेकिन जब हम गलत होते हैं तभी डिपार्टमेंट गलत होता है। सीधी सी बात है। शुरुआत तो हमारी साइड से होती है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, कर्म का फल मिलता है, हमें खुद सही होना पड़ेगा। उसके लिए डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि वो दोष देते हैं नॉर्म्स इतने टफ बना दिए, सरलीकरण नहीं है नॉर्म्स। आप अपनी एक इंडस्ट्री लगाने जाओ, आपको एक इंडस्ट्री लगाने के लिए पता नहीं कितने एनओसी चाहिए होंगे, एनओसी पूरी नहीं हो पाती है। नॉर्म्स तो जटिल कर दे दिखाने के लिए, वो जटिल इसलिए किए गए, लोग कहते हैं इसकी वजह से रिश्वत, भ्रष्टाचार होता है। अगर नॉर्म्स इजी हो जाए तो भ्रष्टाचार हो ही ना, मैं सही काम के पैसे क्यों दूंगा? बिल्कुल सही बात। मान के देखिए,
आपके पास डीएल है, आपके पास हेलमेट आपने पहन रखा है, गाड़ी का पॉल्यूशन, आप बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हैं। तो ये चीज हर चीज पे अप्लाई है। आप खुद सही हो जाइए, सिस्टम ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हर आदमी खुद को सही कर ले, कहीं कोई भी चीज गलत नहीं रहेगी। हाल ही में विजय माल्या का जो पॉडकास्ट आया है उसमें विजय माल्या ने बहुत क्लियरली बोला, जब उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया में बिजनेस करना कितना डिफिकल्ट है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इंडिया में ही है, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी। देखिए, अगर विजय माल्या कहता है कि यहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, तो अंबानी भी तो कर रहा है, अडानी भी तो कर रहा है, टाटा कई सालों से है, गोदरेज है, महिंद्रा है। सवाल ये नहीं है, मैंने कहा आदमी पहले खुद गलत होता है। हम क्या करते हैं, अपनी गलती को दूसरे पे थोप देते हैं। आज माल्या का पॉडकास्ट कई सालों बाद आया, पहली बार उसने मीडिया के सामने बयान दिया, एक पॉडकास्ट है, हमने उसकी सुन ली। फिर क्यों गलत हुआ? जब आपने मिलियनियर पैसा कमाया, जब आपकी फर्म 8-10 हजार करोड़, तो वो भी तो किसी रीजन से होगी। तब यहाँ धंधा करना गलत नहीं था। गलत सवाल ये भी तो है, तब धंधा करना गलत नहीं था। जब आप कहीं पे, अब उसने स्टेटमेंट दे दी कि जी मेरा 6,000 रुपये करोड़ कर्जा था, मैंने 14,000 चुका दिया, लेकिन फिर भी मेरे को ऊपर ये कर दिया गया। तो ये बात आप यहाँ रह के भी कह सकते थे। हाँ, मैं तो आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या यहाँ पे सुजुकी बिजनेस नहीं कर रही? बिल्कुल। यहाँ पे महिंद्रा बिजनेस नहीं कर रहा, यहाँ टाटा बिजनेस नहीं कर रहा, यहाँ हल्दीराम बिजनेस नहीं कर रहा, यहाँ पे गोदरेज बिजनेस नहीं कर रहा, महिंद्रा नहीं कर रही, कौन सी इंडस्ट्री बिजनेस नहीं कर रही? हाँ, टफ है। मैंने भी क्या कहा, रूल रेगुलेशन जरूर टफ है, वो सिचुएशन और जटिलताओं के अनुसार है। कि एक्साइज नहीं है, अब दमनदीप में चले जाइए, केबल पे एक्साइज दी तो वहाँ फैक्ट्री लग गई। आज की डेट में फरीदाबाद से इंडस्ट्री चली गई, अननेसेसरी टैक्स थोप दिया गया या प्रताड़ित किया गया, जैसा भी है। जहां भी गई है वहां तो है ना, है तो इंडिया का ही पार्ट। बस ऐसा ही है, पहले आदमी खुद गलत होता है, मेरा ये मानना है। ये तो बिल्कुल सही बात है। आपने बताया कि कुछ बेसिक इश्यूज है हमारे शहर में, और हर शहर के होते हैं, जैसे बिजली, पानी, बिल्कुल, और गंदगी बोल सकते हैं हम। तो आप जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो उन चीजों को लेके क्या लोगों में लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं कि पानी की कमी है तो पानी के लिए लड़ रहे हैं? तो ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं कि लोग लड़ रहे हैं आपस में इन चीजों की वजह से? देखो, जिस चीज जो नीड है उस चीज के लिए झगड़ा होगा यदि उसकी कमी हो गई। आप समझिए, मूवी आई थी, उसमें क्या था, एक प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन सारे लोग बच जाते हैं, 40 आदमी, पर कुछ खाने को नहीं होता। कुछ दिन बाद तो एक दूसरे को खा रहे होते हैं। मूवी, हॉलीवुड मूवी, वो इंसान का मांस खाने लगता है। तो केवल पानी नहीं है, हम 3 लोग यहाँ बैठे, इस कमरे को बंद कर दीजिए और एक ऑक्सीजन का गुब्बारा दे दो कि ये जो रखेगा वही जिंदा रहेगा, हम आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये तो नेचर है। नेचर है। लड़ाई जो है इंसान के जीन्स में है, एग्रेसिव पना जीन्स में है। तो पानी के लिए नहीं, हर चीज के लिए लड़ाई होगी जो चीज कम हो जाएगी। इसीलिए तो हम गवर्नमेंट बनाते हैं कि जो चीज कम हो रही है, जो वहाँ पे वैज्ञानिक बैठे हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग बैठे हैं, वो विजन देखे कि चीज कमी हो रही है, इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है, अल्टरनेट क्या हो सकता है। अब देखिए, पेट्रोल कम होने लगा, गवर्नमेंट सीएनजी पे आ गई, अब उसे लग रहा है या दिखता हो जाए, अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो ये इन्हीं चीजों की सरकारें होती हैं। अब पानी लड़ाई तो होगी। अब आपकी गली में यहाँ पे अगर हम बात करें 1000 मकान है और आप एक टैंकर भेज दो, लड़ाई तो जाए, बिल्कुल जायज है। अब वही सबके घर में पानी आ रहा है, कोई लड़ाई नहीं है। तो ये काम सरकारों का है और होती है, होंगी लड़ाइयां भी होंगी, जाहिर सी बात है, लड़ेगा आदमी। लड़ाई से एक मुद्दा उठ के आता है कि आजकल ना फरीदाबाद में क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती है। क्या सच में फरीदाबाद में क्राइम बढ़ता जा रहा है और जो फरीदाबाद का युवा है और वुमेन है वो क्या सेफ है हमारे शहर में? देखिए, क्राइम का जो मेन रीजन होता है, एक नीड होती है, ग्रीड होती है। क्राइम यदि नीड के लिए है तो मैं इंसानियत के अंदर एक बार मान सकता हूँ कि यार मेरा फादर बीमार था और मुझे पैसा चाहिए था, मैंने ये गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। वन टाइम वो मर्सी के लायक हो सकता है, अगर वो ये शपथ लेता है कि मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, छोड़िए। लेकिन ग्रीड का कोई इलाज नहीं है। और क्राइम 2 तरीके का होता है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, एक सडनली क्राइम होता है। मेरा आपका झगड़ा हुआ, आपने मुझे अचानक से एक डंडा मारा, वो ऐसी जगह लगा कि मेरी डेथ हो गई, आप 302 की कैटेगरी में गए, आपने हत्या तो कर दी, लेकिन इंटेंशन नहीं थी कि ये मरना नहीं थी। ठीक है। एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम जो गिरोह करते हैं। यदि गिरोह का क्राइम बढ़ता है तो प्रशासन फेल्योर है। जैसे बदमाशों के नाम यहाँ चलते थे, मनोरमा ग्रुप हो गया, सुंदर भाटी ग्रुप हो गया, लार्स बिश्नोई गैंग हो गया। अगर ये लोग क्राइम करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में तो वहां के प्रशासन को फेल्योर मान सकते हैं। बट सडनली पड़ोसी झगड़ा करके पुलिस हर जगह थोड़ी अवेलेबल रहेगी।
आपने गाड़ी खुली छोड़ दी, या आपने अपना पर्स जो है कहीं ओपन जगह पे भूल गए, वो कोई और उठा ले गया, अच्छा आदमी ले गया तो वापस कर देगा, गलत आदमी ले गया चोरी कर दे। तो वो अगर रेशो बढ़ रहा है, वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे परसेंटेज तो बढ़ेगा ना। अगर हम कहें कि पिछले साल की बात, पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, बिल्कुल, तो उसी तरह से क्राइम रेट भी बढ़ता है। पर काउंटिंग में अगर कहें, अगर पिछले साल 1200 मर्डर हुए थे, इस बात अगर 1205 है तो वो 1200 नहीं ठीक था, ये 1205 फिर एक ठीक का मतलब ये नहीं कि मर्डर होना चाहिए, क्राइम रेट कंट्रोल्ड है। ऑर्गेनाइज क्राइम अगर बढ़ता है तो शासन फेल्योर है। फिलहाल फरीदाबाद में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। यहाँ सडन होगा, आप देखो हिट हो गया, एक्सीडेंट से मर गए, फिरौती मांगने वाला है, आखिर पकड़े गए, 3 दिन बाद पकड़े भी जाते हैं। और जो खतरा है असली, वो जो आजकल साइबर क्राइम है, खतरा वो है, और वो सिर्फ ग्रीड की वजह से है। उसमें कोई गन पॉइंट पे नहीं लूटता आप, हाँ, वो ग्रीड की वजह से, वो ग्रीड की वजह से। उस क्राइम पे ध्यान देना जरूरी है कि युवा हो, बुजुर्ग हो, वो ये ध्यान रखे। कोई भी आपकी एक बात बता दो, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं है। वो सिर्फ ग्रीड है। आप कमा गए तो आप लकी है, नहीं तो आप अनलकी तो है ही है। तो ये है, इसीलिए क्राइम बढ़ गया है ये नहीं कहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ी है, परसेंटेज बढ़ी है, उससे कमी आती है। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है हमारे शहर का, शुक्र अदा करूंगा प्रशासन का, पुलिस का खासतौर पर, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे क्राइम भी हो रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि छोटी मोटी चोरियां होती है या कुछ होती है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में मैंने एक बार विपक्ष के एक बड़े नेता का नाम नहीं लूंगा, उसने सवाल किया था कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। मैं आपके सामने बोल के बैठ रहा हूँ जितेश, आपके पास 50 काबिल आदमी यदि हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, मेरे पास भेजिए, मैं उसकी नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। पर मंथ 40,000 सैलरी भी दूंगा, और अगर मोर कैपेबिलिटी है तो और भी दूंगा, बशर्ते वो सिर्फ ये कह के तनख्वाह नहीं लेगा कि मैंने पढ़ाई करी है, मुझे पैसे दिए जाए। आप देखिए, एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है ये। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में आप देखो, अगर हम पुराने मैथोलॉजी पे जाते हैं तो वहां पे धनुष चलाने की शिक्षा दी जाती थी, जो सती थे रथ चलाने का ज्ञान दिया जाता था। वो क्यों दिया जाता था? स्किल डेवलपमेंट कहते थे, इनडायरेक्टली वो स्किल डेवलपमेंट था। ठीक है, तो वो जो स्किल डेवलपमेंट बंद कर दिया, अब हर साल सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं, इंजीनियर ही निकले जा रहे हैं। हाँ, एक ट्रेंड बन गया कि एक ट्रेंड में इंजीनियरिंग करने, डॉक्टर ही बनते जा रहे हैं। जो बन रहा है उसने कुछ नहीं बनना, बनता ही जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सचिन तेंदुलकर की मम्मी ने उसे डॉक्टर बनाया होता, क्या वो इतना कैपेबल होता? स्किल के ऊपर ध्यान देता। काबिल आदमी, ये नहीं कह रहा कि हर आदमी मेसी है, हर आदमी मैराडोना है या पेले है ना, लेकिन यदि काम करने वाला आदमी है तो आज की डेट में खाली नहीं है। वो खाली सिर्फ वो है जिसने डिग्री ले रखी है, जिसने ये कह लिया कि मुझे तो सरकार नौकरी दे, वही खाली है, बाकी खाली कोई नहीं है। अब मैं तो आज भी कहता हूँ, मुझे 50 आदमी ला के दो जो काम करना चाहते हो, जो सीखने की इच्छा रखते हो, एक दिन में रईस नहीं बनना चाहते हो, वो ला के दो मुझे। काम है, बहुत काम है। बट लोग कहते हैं कि फरीदाबाद में नौकरियां नहीं है। जो कॉर्पोरेट नौकरी की मैं बात करूं तो लोग कहते हैं फरीदाबाद में नौकरी नहीं है। हर फरीदाबाद का आदमी आज की डेट में गुड़गांव जाता है नौकरी करने के लिए। तो जो 2-2 घंटे का ट्रैवल, जाम, अगर मैं खुद कंपेयर करूं पिछले साल के मुकाबले, इस साल रोड पे गाड़ियां भी बढ़ गई, जाम बढ़ गया। तो हर साल वो जाम बढ़ता जा रहा है। जहां कभी गुड़गांव पहुंचने में 40 मिनट लगते थे, आज 2 घंटे भी कम है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी रफ्तार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, जाम बढ़ेगा। आप समझिए, मैंने क्या कहा, कभी फरीदाबाद के अंदर जितनी नौकरियां थी, क्यों थी? क्योंकि आदमी कम थे, कंपनियां ज्यादा थी। अगर हम, आपको नहीं अनुभव हो गया, आपने देखी नहीं देखी, अगर हम बॉर्डर से शुरू करते हैं तो केजी खोसला, टालब्रोस, हैवेल्स, इसके अलावा थोड़ा सा आगे जाएंगे एस्कॉर्ट के 18 प्लांट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, मेटल बॉक्स हुआ करती थी, ढांडा हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ करती थी, आइचर हुआ करती थी, कैस्ट्रोल कंपनी हुआ करती थी। ये बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, किसी कारणवश वो यहां से चली भी गई। अब जब वो कंपनियां चली, वो कहीं तो लगी हैं, जहां भी प्लांट डेवलप हुआ। फ्रेंड्स ऑटो भी कुछ दिन पहले इंदौर उन्होंने प्लांट लगा लिया, इंदौर में एम्प्लॉयमेंट हो गई, मदर यूनिट से उठ के चले गए। अब मनी स्कॉट के कई प्लांट बंद हो गए, यामा बंद हो गई, बाटा बंद हो गई, गिडोर बंद हो गई, गिडोर बाद में जलानी हुई। तो क्या हुआ कि इंडस्ट्री को जो सहूलतें थी, वही कहा ना विजय माल्या वाली बात जो आप कहते हैं, जो सहूलतें थी, उस सहूलतों पर कहीं ना कहीं लगाम ले, जिस वजह से इंडस्ट्री परेशान हुई। ये जरूर फैक्ट माल्या ने कहा कि अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ से जाती है तो बहुत बड़ा हाथ उसमें पॉलिटिक्स का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री, मदर यूनिट लगाने के लिए पॉलिटिकल जो विल पावर है वो जरूर चाहिए। आप देखो, ममता बनर्जी ने टाटा को नैनो प्लांट नहीं लगने दिया, लॉसेस किसका हुआ? वहां के लोगों का।
उनको नौकरियां मिलती। एक मदर यूनिट केवल मारुति जो यहाँ पे सुजुकी मानेसर में है, उसकी वजह से फरीदाबाद में कम से कम 1,500 छोटे बड़े लघु उद्योग लगे हुए हैं। कोई पुर्जा बनाता है, कोई पिन बनाता है, कोई पेंट शॉप बनाता है, कोई। तो ये तो विल पावर के ऊपर है। अब अगर गुड़गांव की बात करते हैं, गुड़गांव में IT सेक्टर डेवलप हो गया, लोग वहां भी जा रहे हैं। जा कौन रहा है? जिसने नौकरी करनी है, जिसने नौकरी करनी है। बेसिकली क्या है, देखो, शिक्षा पद्धति सुधार बहुत जरूरी है। कोई भी आप कॉलेज में जाओ, प्लेसमेंट है अंदर, पता बना क्या रहा है? बना तो नौकरी रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? ये कॉलेज में दाखिला लो, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। नौकरी जरूर बनाए तो नौकरी। कभी भी 1% एक आदमी ने अगर मालिक बनने की सोच ली और वो अच्छा गोदरेज जैसा मालिक बन गया, टाटा जैसा मालिक, तो हजारों एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे तैयार हो जाएंगे। ये है बेसिक प्रॉब्लम जो हमारी एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। हर आदमी को स्किल नहीं होते, नहीं कर पाता, मानता हूँ। नौकरी भी होनी चाहिए, क्योंकि सब अगर राजा हो गए तो प्रजा कहाँ से आएगी? जगह से। लेकिन गवर्नमेंट को खास तौर पर एजुकेशन सिस्टम में ध्यान देने की जरूरत है। जो आजकल ये गवर्नमेंट कहीं कर रही है, स्किल्स के कॉलेज लगाए जा रहे हैं। क्यों? अगर मोबाइल बनाना भी ठीक से आदमी को आ गया तो आज की डेट में 50-60 हज़ार रुपये कमा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कमा नहीं रहे लोग, कमा रहे ये। लेकिन एक बात बहुत फेमस है, हर सरकार के लिए कही जाती है कि अगर हर इंसान पढ़ाई लिखाई कर गया तो इनकी रैलियों में कौन जाएगा? नहीं, मैंने अभी आपको भी बताऊं, राजनीति जो चीज है ना, आप रैली में जाओ या ना जाओ, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। कैसे? यूथ को ये समझना पड़ेगा कि आप राजनीति को तब तक कसूरवार नहीं कह सकते जब तक आप राजनीति के लिए कुछ करें ना। आप वोट डालने नहीं गए, और वोटों में ये तो है नहीं कि इतने परसेंटेज कंपलसरी वोट पड़ने चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 8% भी पोल हुआ ना, उसमें से 6% एक को मिल गए तो 6% वाला जीत गया। बेशकली 92% लोगों ने पोल नहीं करा, ऐसा कोई रूल है नहीं। तो राजनीति में हिस्सा ना लेकर, मैं नहीं कहता कि यूथ को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पर उसे समझना जरूर चाहिए। क्योंकि वैसे तो कहते हैं, मेरा ही कोट है पर्सनल, की राजनीति सीखने की नहीं करने की चीज है। लेकिन आप वोट डालने नहीं गए तो आपने ऐसे आदमी को चुन लिया जिसे आप पसंद नहीं करते। बेशक नाराजगी मेरे से थी, लेकिन चुना तो कोई दूसरा, क्या पता वो मेरे से भी बुरा हो, आपने तो आजमाया ही नहीं। आप मेरी नाराजगी से आप वोट डालने जरूर करें, मैं तो कहता हूँ। कारण क्या है कि राजनीति से आप बच ही नहीं सकते। जैसे एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ है ना, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन है, ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द पॉलिटिक्स है। आप पॉलिटिक्स से बच ही नहीं सकते। जाने अनजाने में आप राजनीति का शिकार होंगे ही होंगे। वो परिणाम आपके अच्छे निकले या बुरे निकले, वो आपके वर्क के ऊपर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में आप जरूर यूथ को समझना चाहिए, किसका विजन अच्छा है, किसका विजन नहीं है, उसकी बातें क्या है। क्योंकि देखिए, आप सुनोगे नहीं, किसी को जानोगे नहीं, तो आप वोट कैसे करेंगे? और वोट जरूर करें। मैंने कहा ना कि मान लो आपको नहीं पसंद, आप वोट डालने नहीं गए, और हो सकता है इन्हें आपको ये पसंद और इससे भी बुरे हुए, तो तब क्या करोगे? बिल्कुल। बट लोग कहते हैं ना कि यार ये एक ऐसा दलदल है, इसमें पढ़ना ही नहीं है, हमें ये समझना ही नहीं है। अब हम अपना घर चलाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे, जो हमारी नौकरी है, धंधा है, बस वो करेंगे, हमें नहीं पढ़ना है इसके अंदर। फिर आप गाली क्यों देते पॉलिटिक्स को? खुद कुछ करना नहीं है। जो कुछ नहीं करते वो आलोचना करते। जो कुछ करने लगेगा ना, उसके पास टाइम ही नहीं होता। मेरे पास टाइम ही नहीं होता मैं किसी और के बारे में सोच। मुझे इतना पता है कि अपने किसी भी चीज को, मेरा दायित्व है कि जो मेरा प्रोफेशन है, मेरा दायित्व सिर्फ मेरे तक नहीं है, क्योंकि हमारा काम बड़ा है, हमें से लोगों की उम्मीदें हैं। तो जिस आदमी के ऊपर उम्मीद टिक जाए ना, कहते हैं मोर देन पावर मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये अलग बात है कि पावर किसके हाथ में गई है। एक राक्षस है, उसके हाथ में धनुष आ गया तो विनाश कर देगा, इसका देवता है तो उसका उत्थान कर देगा। यही फर्क है और क्या। इसीलिए पॉलिटिक्स को जरूर समझना चाहिए। तो यूथ से बिल्कुल कहूंगा कि राजनीति को समझें। घर बैठ के तो आप कोसते रहो, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिशियन को। उसको अगर फर्क पड़ा तो या तो आप रहोगे या बिल्कुल नहीं रहोगे, या तो आप उसके हो जाओगे या आप उस शहर को छोड़ दोगे। वो सब तक ले आएंगे। दे आर कैपेबल। कहने की बात है कि पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हर बात से फर्क पड़ता है, सिर्फ उनकी बर्दाश्त हमसे बहुत ज्यादा है। वो सही वक्त पर जवाब देते हैं। इसीलिए आपके कमेंट्स, आपके कोट्स, आपकी बातें ऐसी जरूर होनी चाहिए जो किसी का हर्ट ना करे। आपको हर्ट नहीं कर सकते किसी को, वो याद रखता है। मैं जानता हूं पॉलिटिक्स को। अब पॉलिटिक्स का जब मुद्दा छिड़ा ही है, तो हम आपके चैनल पे कुछ दिनों से बहुत ऐसी न्यूज देख रहे हैं, ऐसे पोस्ट देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा ही आजकल ना पॉलिटिक्स में
इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, उनके काम पे सवाल भी उठा रहे हैं। हाल ही में आपने एक मुद्दा उठाया था जो 4 फ्लोर बिल्डिंग की हमारी एमएलए साहब ने प्रॉमिस किया था इलेक्शन के टाइम में, हमने भी देखा है कि भाई जब मैं आऊंगा सरकार में तो ये जो 4 फ्लोर है मैं इसको अप्रूव करा दूंगा। जैसे ही वो आए, जैसे ही उनकी सरकार बनी, तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मतलब लीगली नहीं है, ऑथराइज नहीं है। तो जब ऑथराइज नहीं है, चलो मान लिया आज की डेट में ऑथराइज नहीं है, बट उस समय जिसने ले लिया, आपके ही किसी सरकारी अधिकारी ने उस पर सिग्नेचर किया, उसकी रजिस्ट्री करा के दी, तो उस बेचारे का क्या नुकसान, कि उस बेचारे का क्या कसूर है जो सब पैसा लगा के बैठा और आज आप कह रहे हैं हम तोड़ देंगे उसको? नहीं देखिए, ऐसा होता है, कहता है राजनीति हो, पैसा हो, मेरी व्यक्तिगत अनुभव, आदमी अगर पैसा बचा लेता है, यश नहीं बचता। यश बचाना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता कि दिनेश शर्मा अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। सेक्टर 9 से आने के बाद यहाँ पे अचानक रैंडमली एक बड़ा घराना, पॉलिटिकल घराना, उसको चुनाव हरा देना, अच्छे पॉलिटिशियन है। लेकिन एक अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा नेता हो, ये भी कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल, नेता और पॉलिटिशियन में फर्क है। जो नेता होता है जन नेता होता है। नेता यहाँ कृष्ण पाल है, अगर हम अपने एंगल से देखेंगे, नेता कृष्ण पाल गुर्जर है। क्यों? उसके पीछे लोग हैं। जिसके पीछे लोग हैं वो नेता होता है। जो इलेक्शन जीत गया, रैंडमली कोई भी जीत गया, बीजेपी की लहर मान लिया, ठीक है, मैं कहता हूँ दिनेश शर्मा अपने विजन से जीत गए। पर जो इन्होंने 4th फ्लोर की बात कही, उन्होंने ये कहा कि साफ तौर पर 4थे फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं होगा। लेकिन आपने देखा जब हमारे पेज पे ये बात चली तो उनको ये बात किस फ्लो में कह गए ये खुद बता सकते हैं, बेहतर, मेरे से बेहतर जानते होंगे। लेकिन 2 दिन बाद उनको इसी बात पर रिवर्ट बैक करना पड़ा। वो उन्होंने फिर स्टेटमेंट दी, जो बाय लॉ है, जो नियम है, उस अनुसार बनेंगे, उस हिसाब से। तो ये बात आप पहले क्या देते? ये बात आप पहले, वो तो सभी जानते हैं नियम का, भाई नियम के खिलाफ कौन चला जाएगा। उनकी दूसरी स्टेटमेंट आई ना, एक ही दिन बाद आ गई कि भाई जो रूल आया, हाईकोर्ट की रूलिंग है या पीडब्ल्यूडी की जो नॉर्म्स हैं, उस अनुसार जो होगा उसी हिसाब से बिल्डिंग बनेगी। वो तो सबको पता था, बिल्कुल पता था, वो तो कॉमन सी बात है। वो तो रूल तो कोई बियॉन्ड जा नहीं सकता। और ये बात समझना होगा, कोई भी विधायक हो, कोई भी पार्षद हो, विधायक लॉ नहीं है, विधायक एक्ट नहीं है। विधायक एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने का एक पब्लिक का नुमाइंदा है। आप उस एक्ट को हार्डकोर तरीके से, तेजी से और सख्ती से लागू कर सकते हैं, पर आप एक्ट बना नहीं सकते। एक्ट बनाना लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है। आप 90 में से एक है, आप टोटल 90 नहीं है। 500 सांसदों में आप एक सांसद हो सकते हैं, आप संसद नहीं है। तो जो एक्ट वहां बना है उसको इम्प्लीमेंट आप कराइए, बिल्कुल कराइए। मैं कहता हूँ तो जो नॉर्म्स है उसी हिसाब से बनने चाहिए। अब आपका दूसरा सवाल था, जो बन गए, मैं इस बात को दावे से कहता हूं, जो बन गए उनको तोड़ने से पहले उस टाइम के अधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। वो भी तो दोषी है। बिल्कुल है। आपने ये तो कह दिया जो गलत बना उसे तोड़ दिया जाएगा। तो ए बिल्डिंग क्या कर रहा था? ए बिल्डिंग मींस असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं उसे, जेई कहते हैं, यहाँ पे एसडीओ कहते हैं। ए बिल्डिंग, जेई बिल्डिंग, एक्शन, वो सब क्या कर रहे थे? जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में रहते हैं, वो नहीं देख रहे थे कि ये बन रहा है, ये नॉर्म्स पूरे हैं नहीं पूरे हैं। वही बात मैंने कहा ना, हम लालची हुए, हमने थोड़ा सी लालच दिखाई। सपना घर होना सबका है, सबका सपना है, एक छत होनी चाहिए। आदमी कहता भी है, हर आदमी मेरी तरह नहीं है जो विश्वास नहीं करता इन चीजों में। सारी धरती को अपनी छत मानता हूँ, लेकिन क्या है, हर आदमी का सपना है। अब जब बन रहे थे, मैं कहता हूँ ठीक है, उसने गलत बनाया, तोड़ो ना। लेकिन जिस अधिकारी के टाइम पे बना उसको भी तो दंडित करो कि आगे क्राइम दोबारा ना हो। बिल्कुल। अगर एक आदमी के 50 लाख का नुकसान हो रहा है तो उस आदमी की सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, उसका पेंशन रोको उसकी, देखो कैसे बनता है। फिर कोई रूल है, लेकिन नहीं, भुगतेगा तो पब्लिक ही। अब उसका ड्रॉबैक क्या हुआ? रजिस्ट्रियां बंद हो गई। आज की डेट में रजिस्ट्रियां बंद है। जीपीए का हो रही है, नोएडा हो रही है, वहां एमपी में हो रही है। रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? बांदा जा रहा है। रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? नोएडा जा रहा है। रेवेन्यू तो हरियाणा गवर्नमेंट का लॉस है। बिल्कुल लॉस। आज अगर 20 दिन से रजिस्ट्रियां बंद है तो लॉस किसका है? जीपीए तो हो रही है, रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? उस सरकार को जा रहा है, रेवेन्यू आ ही नहीं रहा। धीरे धीरे खुलेगी क्या? रजिस्ट्रियां बंद तो रहेंगी नहीं। लेकिन ये परिणाम है एक सिर्फ एक शब्द की वजह से, जो बोला, दहशत बन गई लोगों में। अब सवाल वही आ गया, बन गई दहशत तो क्या करे आदमी? लेकिन अब अगले दिन आप कह रहे जो नॉर्म्स है उस हिसाब से बनेगी, तो नॉर्म्स के हिसाब से तो बन ही रही है। या तो कह दो कि अधिकारी ने गलती करी है। उस समकालीन नई बिल्डिंग कौन था? डाटा आपके पास, उठा के मारो सस्पेंड सबको। वो आप कर नहीं सकते, ये मजबूरी है। जब एमएलए साहब आए थे, जब उनका सरकार आई थी, तो इनिशियली आपने भी बहुत
मतलब जब उनकी कार्रवाई होती थी जेसीबी हाँ, सीधी भाषा में कि हमने बहुत उनको हाइट पे चढ़ा बनाई, आई एग्री। धाकड़ एमएलए हैं, हाँ बिल्कुल आई एग्री। बट आज की डेट में कुछ चीजें थोड़ी सी अलग ट्रैक पे चलते हुए हमें नजर आ रही, तो ऐसा क्यों है? वो आपकी ही रिपोर्टिंग में बदलाव क्यों दिखा? मेरी रिपोर्टिंग में कभी बदलाव नहीं दिखेगा। मेरा काम क्या है, जो हो रहा है वो दिखाना। आप या आम जन ना प्रिस्क्रिप्शन बना लेता है, खासतौर पर मेरे जैसे लोगों के लिए। मैं रिगार्ड करता हूँ अपने व्यूअर्स का, मैं हमेशा सम्मान करता हूँ उनका। दहशत रखा है, नया नया आदमी को वक्त दे देना चाहिए। अभी आए हैं, क्योंकि कोई चीज़ एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती। उन्होंने जो जो बोला, मैंने वो चीज़ सिर्फ दिखाई है। मैंने ये तो नहीं कहा ये कर देंगे। मैंने अपने किसी भी स्टेटमेंट में ये कहा कि दिनेश लखा ये कर देंगे, नहीं। मगर उन्होंने ये कहा ये होगा। धाकड़बंदी से कहा कि हाँ भाई, अधिकारियों को आदेश कर दें कि इसको बनाओ, रोज गार्डन बनाओ, पुलिया बनाओ, स्लिप रोड बनाओ। वो वर्ड बना। देखो, नाम देना मीडिया का काम है। मुझे लगा धाकड़बंदी से बोले धाकड़ दिनेश होगा, लेकिन जब मैंने देखा जमीन वो चीज ने मैं दिखाया नहीं हो रही भाई। अब लोग कह रहे हैं पलटी मार गए। मैं पलटी कभी नहीं मारता, पत्रकारिता कभी पलटी नहीं मारती। पत्रकारिता पल पल बदलती है। वो इसलिए नहीं बदलती, जैसा जिसका रूप होता है वो तो दिखाना हमारा काम है। भाई दिनेश ने खूब अच्छा काम करा। शुरू में बोला जी ये हो जाएगा, वो जाएगा, रोज गार्डन में ये बना देंगे। उन्होंने कई सभाएं करी, यहाँ पानी आ जाना चाहिए, यहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए, सीवर साफ होना चाहिए, ये चीज हटनी चाहिए, इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए। हटी भी इंक्रोचमेंट, हमने दिखाया। अब उसके बाद जो उन्होंने काम बोले थे वो नहीं हुए, तो हम कह रहे नहीं हो रहे। भाई मैं कहाँ बदला? एनक्रोचमेंट तो हटी, लेकिन उसके बाद की डेवलपमेंट नहीं दिखी हमें। और अभी हाल ही में कल की वीडियो है, हाँ। जो हम ये पुलिया जो टूटी है, अभी कुछ दिन पहले वो बनी है और वो इतनी बुरी हालत में है, उसमें कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो ये किसका फेलियर है? एमसीएफ का फेलियर है? किसका फेलियर है ये? देखिए, योजनाएं बनाना सरकारों का काम होता है, इंप्लीमेंट कराना डिपार्टमेंट का काम होता है। मैंने भी आपसे कहा कृष्ण पाल गुर्जर जन नेता है, क्यों कहा? उन्होंने एक स्टेटमेंट जिसमें घिरी भी सरकार इस बार कि हम गुड़गांव मेट्रो लेके जाएंगे 2019 में। 24 तक पिलर भी नहीं गड़ा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, उस पिलर नहीं गड़ा, लेकिन कुछ टूटा नहीं मेट्रो को लेके। हाँ, कुछ नहीं टूटा ना। वहीं जो अभी आपने कल पुलिया की बात करी, वहां पे लगभग आज से महीना ही मुश्किल से हुआ है, खूब तोड़फोड़ हुई, ब्लैंकेट तोड़ दिए गए, सब साफ कर दिया गया, नाले साफ कर दिए गए। अब वो आदमी जो डेली उस नाले के ऊपर पुल बना के जा रहा है, फट्टे लगा के जा रहा है, रोज गाली देगा। आप लिख लो मेरे से। लेकिन वहीं पे जब तोड़ा था, उसी टाइम से कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, उस आदमी को सुकून हो जाता कि यार जस्ट फॉर डेवलपमेंट मैंने गलत कर रखा। अब वो गाली देगा महीने में कि यार बनाना कुछ नहीं था, तोड़ के खामाखा चले गए। इसीलिए मैं पॉलिटिशियन को राय नहीं देता। मैं तो एक बात कहता हूँ, ये काम ऐसे करते तो ऐसा अच्छा लगता। आपने कहा स्लिप रोड बनेगी, काम शुरू नहीं हुआ, तोड़ तो आप गए। अगर वही बेहतर होता कि आप मान लो कह रहे कि 4 दिन बाद काम शुरू होगा, 5 दिन बाद, आप 5 दिन 1 दिन पहले तोड़ दो ना। जेसीबी कहाँ कम है क्या? जेसीबी 3 की जगह 4 लगा दो। अगले दिन से वर्क शुरू हो जाएगा, तो लोगों को तसल्ली रहेगी यार देखो कहीं भी इंक्रोचमेंट किसी भी शहर के लिए अच्छे नहीं। हमारे शहर का तो नाश ही कर रखा है, मैं तो खुद बोलूंगा, हम जिम्मेदार है। लेकिन इंक्रोचमेंट हटाई, उसके बाद क्या किया? आपने तोड़फोड़ करी, गंद वहीं छोड़ के चले, आज जाओ कूड़े के ढेर लगे पड़े वहीं पड़े। उसको हटा के आप काम शुरू कर देते, कोई आदमी आपका विरोध नहीं करता। क्योंकि जिनके टूटे वो 7 से 8 हैं, लेकिन वो 7-8 डेली 7-8 लोगों को बोलते हैं, वो 7-8 आगे 7-8 लोगों को बोलते हैं। ये दिक्कत है। अगर काम शुरू, अब यहाँ पे तोड़फोड़ करी थी जो राम धर्मार्थ था, वो कांटे के पास, राम धर्म कांटे के पास, वहां जब स्लिप रोड बनेगी सब वगैरह ठीक हो गया, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन वही वहां पे नहीं हुआ, पहली में तो लोग गालियां दे रहे हैं। तिकोना पार्क पूरी मंडी उड़ा दी, लेकिन वहां पे ईंट नहीं लगी आज तक नहीं लगी। तो लोग कह रहे हैं तोड़ तो दिया, बनाया तो कुछ है नहीं, हमें कह रहे थे। अगर बनना शुरू हो जाता तो लोग चुप हो जाते। मैं अतिक्रमण का समर्थक नहीं हूं, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन करा क्या? हटा के जो 1000 तो तुमने दिया, करा क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ कि नेता जो कृष्णपाल, अगर उन्होंने कोई चीज कही और काम शुरू कर दिया, ठीक है, उससे पहले तोड़फोड़ भी तो मत करो ना। सिर्फ इतना ही तो कहना हमारा। आपने तिकोना पार्क बनाना था, आप तोड़ते, 2 दिन बाद टाइलें लगाना शुरू कर देते, कुछ तो करते, करनी तो चलती, दिखती तो सही लोगों को ये डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, तोड़ के चले गए, आप तो सो गएगा। अब बरसातें आ जाएंगी, लोगों के घरों में पानी जाएगा, बुरा हाल होने वाला। ये दिक्कत है, इच्छा शक्ति की दिक्कत है और कुछ नहीं। और एनक्रोचमेंट के लिए तो एक नंबर मार्केट में बहुत बार ऐसा एक्टिविटी हुई है कि जेसीबी चढ़ाई गई, सामान लेके चले गए, बट कुछ दिनों बाद देखते हैं सेम वही मार्केट है, इतनी सी चीज भी हमें फर्क नहीं दिखती। कुछ दिन तक खाली खाली लगती है, धीरे धीरे लोग आ जाते हैं। आपकी एक वीडियो हमने देखी थी
जो मिलाप दवाखाने के कॉर्नर पे एक अंकल जी की दुकान टूट दी थी, हाँ। वो बहुत तोड़े थे, उस टाइम बहुत हल्ला मचा कि मेरा सामान ले गए, आज वो वहीं बैठे। तो तोड़ी क्यों यार? ऐसा ना कि अगर मैं किसी का सामान तोड़ा हूँ, या तो मैं उसको परमानेंट हटा ही दूं वहां से। हमने अपनी एक लास्ट वीडियो में हमने बोला कि अगर ऐसा हो सकता है, अगर पॉसिबल है कि जितने भी ये फड़ी वाले हैं इनको शिफ्ट कर दिया जाए दशहरा ग्राउंड में। जब तक दशहरा है, 2-3-4 दिन का जो मेला लगता है, उन दिनों छुट्टी दे दी जाए, बाकी एक बड़ी सी मार्केट बना दी जाए, फ्ली मार्केट जिसे बोलते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में बहुत है। तो सबको पता होगा कि भाई अगर मुझे सस्ता सामान खरीदने, मेरे लिए वो मार्केट है। जो बंदा 1 नंबर मार्केट आ सकता है वो दशहरा ग्राउंड पे जा सकता है। तो लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है मैं आज उनका सामान तोड़ा, उनके बोर्ड तोड़ा, कुछ भी तोड़ा, थोड़े दिन बाद वो वहीं पे बैठे। ये डिपार्टमेंट का भी गलत यूटिलाइजेशन है। वो जो कर्मचारी है उसके बजाय कुछ और काम करते, कुछ प्रोडक्टिव करते फिर, लेकिन वो भी गलत है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी मुसीबत है जो लोग उस दुकानों पे बैठे। मैंने अभी आपसे कहा, योजना बनाना सरकारों का काम है, इम्प्लीमेंट कराना प्रशासन का काम है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी हाई सिटीज है झुग्गी नहीं है कहीं भी, हर देश में हर शहर में झुग्गी। हमारा तो शहर ही एनआईटी है, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन। इंडस्ट्री है तो लेबर है, लेबर है तो रेडी पे खाना खाएगी और डिलाइट में खाना नहीं खाएगी। उस व्यवस्था को बनाना प्रशासन का काम है। शासन उसको बना के लाए खाका। यहाँ पे रेडी पटरी की योजना आई थी, भ्रष्टाचार हो गया, हो गया, पॉलिसी फेल हो गई। सवाल यही है कि जब शासन कोई चीज लेके आ रहा है, प्रशासन किस ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट करता है। आप इंक्रोचमेंट हटा दो, मैं कहता हूँ 1 नंबर मार्केट सारी इंक्रोचमेंट हट गई। आपने कहा दशहरा ग्राउंड में लगा, दशहरा ग्राउंड में आइडेंटिफाई करने वाला गलत निकल गया तो कई चीजें होती हैं। इंडस्ट्री है, हाँ अब चंडीगढ़ है, आप देखिए चंडीगढ़ में हर हुड्डा मार्केट में रेडी मार्केट है, हाँ। सड़क पे नहीं। तो यहाँ क्या ऐसी मार्केट है? नहीं है। हम सबको दशहरा ग्राउंड थोड़ी बता सकते हैं। हर एरिया की आइडेंटिफाई करो, मार्केट बना दो। पर आपको फैसिलिटी तो देनी होगी। पूरे इस एनआईटी में एक भी पार्किंग बता दो आप मुझे जो लीगल पार्किंग है। नहीं है, कोई भी पार्किंग नहीं है। इसी शहर के 2 मॉल हैं, एक पैसिफिक मॉल जो अब खुला है और एक वहां पे पेबल डाउनटाउन है। पेबल डाउनटाउन की सारी गाड़ियां सड़क पे पार्क होती है, पैसिफिक मॉल वाले ने रस्सियां लगा के ग्रीन बेल्ट को बंद कर दिया है। तो ये दोहरे मापदंड है, इच्छा शक्ति की कमी है। इसी कारण से फरीदाबाद बैक टू बैक होता जा रहा है। देखो मैं बड़ी सिंपल बात आपसे कह रहा हूं, ध्यान रखना। सोसाइटी कभी भी क्रिमिनल से बर्बाद नहीं होती। कोई भी अपराधी इस सोसाइटी को डिमोलिश नहीं कर सकता। सोसाइटी बर्बाद होती है कैपेबल आदमी के कुछ ना करने से। जो पावरफुल बैठा है वो अगर विकास कर नहीं सोच रहा तो सोसाइटी बर्बाद होगी। क्रिमिनल से सोसाइटी बर्बाद नहीं होती। ये मेरे व्यक्तिगत थॉट्स है। एक ऑफिसर गलत हो गया ना, एक ऑफिसर गलत हो गया, वो कम से कम एक शहर की सूरत बर्बाद कर देगा। एक क्रिमिनल एक घर लूट लेगा, पकड़ा जाएगा, आदमी तो कल पकड़ा जाएगा, 2 लूट लेगा फिर पकड़ा जाएगा, जेल में सड़ेगा। पर वो ऑफिसर्स ने अगर एक बार गलती करी तो पूरी एक सोसाइटी डैमेज हो जाती है। इसीलिए कैपेबल आदमी के कुछ ना करने से सोसाइटी बर्बाद होती है। सोसाइटी कभी भी क्रिमिनल बर्बाद नहीं करती। सोसाइटी बर्बाद करते पावरफुल आदमी जब कुछ नहीं करते तब बर्बाद होती है। पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो आपको लगता है कि जो हरियाणा, जो फरीदाबाद के लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या एमएलए हो, क्या वो असल मुद्दों पे काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ चुनावी बातें हैं? देखिए पहले की बात करें तो पहले इतनी जागरूकता नहीं थी। अब लोग जागरूक हो गए हैं। आदमी वादा करते हुए कतराता है, मुखर हो गए हैं लोग। पहले नेता से मिलने के लिए पूरी प्लानिंग करते थे, लोग जाते थे, बैठते थे, 5-7 मौजूद लोग इकट्ठे होके जाते थे। अब आदमी बोल देता है, नेता सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो अब जो नेता वो भी कतरा रहे हैं, फालतू वादा करने से कतरा रहे हैं। और मेरा मानना है कि ना आदमी ना कभी भी, आप ये मान के चलिए, ये नहीं चाहता कि उसकी बुराई हो। मैं आप कोई भी हो, सपोज करा हम लीडर है, हम कोई चाहेंगे हमारे मुर्दाबाद के नारे लगे, कहीं ना कोई फेलियर होता है। हाँ चुनाव में जरूर बोला जाता है, एक्स्ट्रा बोला जाता है, एक्सेस। पर आप देखिए अब लोग घेरते हैं उन्हीं सवालों पे, उसी मैनिफेस्टो पे तो घेरे जाते हैं। तो फिलहाल अब लोग पॉलिटिक्स को कह ले वो करने का प्रयास कर रही है। पर क्या है, जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, खाली प्लॉट को बनाना बहुत आसान है, एक बिल्डिंग तोड़ के दोबारा बनाना मुश्किल है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, जो व्यवस्थाएं खराब हो गई हैं, आपने अभी देखा होगा कूड़े का एक आर्टिकल चलाया मैंने, कूड़े की कमाई। आज लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, इको ग्रीन का टेंडर कैंसिल है। हाँ ठीक है, कूड़ा तो जनरेट हो रहा है, होगा भी ना, आप रोक सकते ना मैं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कूड़ा जाएगा कहाँ, कूड़ा उठाएगा कौन? ये प्रशासन का फेल्योर है, ये शासन का फेल्योर नहीं है। नेता ने नहीं रोका कि आप टेंडर मत निकालो। आपके ऊपर अगर पॉलिटिकल अननेसेसरी दबाव है तो दबाव आप ले क्यों रहे हैं?
कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं हैं, ट्रांसफर, प्रमोशंस, कई चीजें होती हैं। लेकिन 1.5 साल से अगर कूड़े का टेंडर नहीं, आम नागरिक ये नहीं सोच रहा कि ये कूड़ा अब कौन उठा रहा है और कूड़ा जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहे, कूड़ा उठाने वाले कौन लोग हैं। आज भी आपकी गाड़ी में गाड़ी आती होगी, कूड़ा उठाती होगी, आपने जानने की कोशिश करी कूड़ा कौन उठा रहा है? प्राइवेट वेंडर्स हैं। आम जनता को तो यही नहीं पता होगा मेरे हिसाब से कि ये हाँ। टेंडर है कि यही मैंने कहा, 1.5 साल से टेंडर नहीं है, कूड़ा उठ भी रहा है पर कूड़ा, लेकिन वो कूड़ा कहीं इकट्ठा हो रहा है जो कूड़े का पहाड़ बन रहा है। यहाँ फेल्योर है प्रशासन। इसीलिए शासन प्रशासन कोई नहीं चाहता मेरी बुराई हो, बस ये है कि कुछ कहते ना कि कुछ तुमने कही कुछ हमने सुनी, बात हुई बनती गई और बिगड़ती गई। ये तो क्या इस बात से हम ये कह सकते हैं कि फरीदाबाद का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से डगमगा रहा है? अगर कोई चीज बिगड़ी है तो जरूर कोई ना कोई तो उत्तरदायी है। उसे पॉलिटिक्स कह लो, उसे प्रशासन कह लो, उसे हम स्वयं कह ले, कोई ना कोई तो उत्तरदायी है। अगर स्थितियां खराब हुई हैं तो कोई ना कोई जिम्मेदार तो है। अब जिम्मेदारी ले कौन? क्योंकि प्रशासन से वो शासन पे डालता है, शासन को प्रशासन पे डालता है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, अच्छे की जिम्मेदारी सब ले लेंगे, गलत क्यों हुआ कोई नहीं बताएगा। हम फरीदाबाद की राजनीति के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि फरीदाबाद की राजनीति में 2 बड़े नाम है, कृष्णपाल गुर्जर जी और विपुल गोयल। ये 2 बड़े धड़ हैं, हम बोल सकते हैं फरीदाबाद की पॉलिटिक्स का। तो इनके बारे में क्या, इनकी क्या कहानी है? हम कैसे, एक आम जनता कैसे समझे इनकी पॉलिटिक्स को? काफी लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं। उनके जीवन, देखो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पहले कहता हूँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने कुछ जाना इनके बारे में। वही कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो वो काफी लंबे से राजनीति में है, चाहे संगठन का कोई पद है उनके पास रहा, पार्षद, ये विधायक, हरियाणा में मंत्री रहे, संगठन में हरियाणा प्रदेश के जिलाध्यक्ष रहे, ऐसा कोई पद नहीं जो उनके पास ना रहा। आज वो सेंटर में मिनिस्टर है। 2014 में तब्दीली आती है, मोदी गवर्नमेंट आती है और एक बूम चलता है। विपुल गोयल उनके करीबी रहे, काफी साथ लंबे समय से रहे, ऐसा लोग बताते हैं। विपुल गोयल जी आए, मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन क्या तकरार हुई आपस में ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो कभी सार्वजनिक मंच पर विपुल गोयल ने इस बात को डिस्क्लोज किया और ना ही कृष्ण, क्योंकि दोनों एक पार्टी के थे, बस कहते हैं हम भाई है। लेकिन तकरार तो सामने आई। वो तकरार तब खुल के आई जब 2018 में दशहरे का मेला था। वहां पर लकली कहो या अनलकली कहो, वो जो वीडियो उनके झगड़े की थी सिर्फ मेरे पास, हमारे चैनल के पास थी, वो हमने रन करी थी। उस टाइम पे उस वीडियो को लगभग 4 मिलियन लोगों ने देखा था। तो 30 सेकंड्स की वीडियो थी। वो 2018 का गुस्सा देखने को मिला और उसमें एक तस्वीर अखबारों में भी छपी, वो हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया था। उसमें विपुल गोयल उंगली दिखा रहे और कृष्णपाल गुर्जर खड़े हैं। तकरार में जैसे आदमी उंगली दिखा देता है, वो फोटो आज भी मेरे पास है। तो हुआ क्या, उसका परिणाम ये निकल के आया कि 2019 में विपुल गोयल की टिकट कट गई। कोई नहीं मानता था टिकट कटेगी, कोई नहीं, किसी को सपने में था। बट कुछ अंदेशा मुझे ऐसा हो गया था बातों से या सर्कमस्टांस देखे, मैंने उसमें जिस दिन विपुल गोयल की टिकट कटी, मुझे आज भी आता, मैंने सुबह एक पोस्टर न्यूज कार्ड डाला था कि एक मंत्री की टिकट कट सकती है उसी दिन। तो क्या हुआ, टिकट कट गई, लेकिन विपुल गोयल ने उस समय धैर्य नहीं खोया और 4 साल 19 से लेकर 24 तक शांति से अपना काम करते रहे, पार्टी से जुड़े रहे, कोई बगावत नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं आना नहीं, ज्यादा जाना नहीं, बाहर पदभार, संगठन में काम करते रहे। उन्होंने क्या करा, कैसे करा, वो फिर टिकट लेकर आए। लोग तो ये भी अभी रूमर करते हैं कि भाई कृष्णपाल गुर्जर के यहाँ गए हैं, पैचअप हुआ, सब कुछ, ये सब इनकी इंटरनल बात है, बीजेपी के इंटरनल मामला है। लेकिन अब जो हालात हैं, विपुल गोयल दोबारा मंत्री बने, पर उनकी रफ्तार थोड़ी सी उस टाइम के मुकाबले अब थोड़ी सी रफ्तार कम है, वो एग्रेसिव पना नहीं है। क्योंकि अभी तक कहते हैं, अब चर्चा भी आगे 3 एक हो गया, चाहे विपुल गोयल, राजेश नागर, एक धड़ा बन गया, एक धड़ा मान लो कृष्णपाल जी का बन गया। लेकिन अब अगर हम विजन देखें तो कृष्णपाल गुर्जर से टकराव करना, क्योंकि 2024 के चुनाव में जितने हर्डल्स थे कृष्णपाल गुर्जर के, वो सब उन्होंने फेस कर लिए। विपक्ष भी खुल के आ गया, सबसे कदावर लीडर भी उनके सामने चुनाव लड़ा, दुनिया भर के आरोप लगे, दुनिया भर की सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई। जो शीत युद्ध चल रहा था, जो अंदर के बुरा चाहते थे, पार्टी के अंदर भीतर घात हर जगह होता है, पार्टी में आदमी लड़ते हैं, वो सारे मुखर हो गए, खुल के आ गए। लेकिन अल्टीमेटली कृष्णपाल गुर्जर जीत के और फिर मंत्री बन गए। उससे क्या हुआ, सारा टेम्पो विपक्ष का मर गया। वो एक बात समझ गया, कृष्णपाल गुर्जर के रहते समय हराना मुश्किल। लेकिन अब जो सिनेरियो चल रहा है, जो मैं भांप पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने कृष्णपाल गुर्जर को चौतरफा घेरने की तैयारी चल रही है। हालांकि वो बेहतर पॉलिटिशियन, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर यहाँ कोई जन नेता है
तो वो कृष्ण पाल गुर्जर है आज की डेट में। और पिछले 20 सालों से वही एक जन नेता है जो राजनीति को चला रहे हैं फरीदाबाद की। आगे क्या होता है सब भविष्य गर्भ में है, लेकिन हाँ धड़ा जरूर बना है जैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एडमिशन नहीं होता, पॉलिटिशियन कभी भी एडमिट नहीं करते आपस में, एक ही पार्टी के हैं क्यों कहेंगे, वो बिल्कुल मिलते हैं, गले मिलते हैं। वहीं विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर को बड़ा भाई कहते हैं, गले मिलते हैं। वहीं राजेश नागर के साथ गाना गाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। फिर ट्रांसफर में कई टकराव होते हैं, अब देखिए कई बवाल होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल अगर मैं बारीकी से देखूं तो कहीं ना कहीं सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर को घेरने की तैयारी चल रही है। ये कितनी सफल होती है असफल भविष्य के ऊपर। और अगर हम हमारी यहाँ की विधानसभा की बात करें, पहले सीमा त्रिखा जी यहाँ की मंत्री थी, अभी कमान जो है दिनेश अदलखा जी के हाथ में है। हाँ। तो उन दोनों की राजनीति की नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन सब के हिसाब से हमारे शहर में विकास बढ़ेगा या घटने के चांसेस है? देखो विकास को मैंने भी आपसे कहा कि कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा नाम खराब हो। हर आदमी का अपना एक विजन होता है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपने एक काम करने का तरीका होता है। अगर हम सीमा जी की बात करते हैं तो अगर उनके विकास की तरफ जाते हैं तो बस अड्डे का काम हुआ, पैराफेरी रोड बनी, बड़खल झील के लिए उन्होंने सोचा, एक मेडिकल कॉलेज के लिए सोचा उन्होंने, तो ऐसे बहुत सारे काम वो गिनाती रहती हैं। लेकिन जो बेसिक काम थे उनसे दूर हो गए, कूड़े का निदान ढंग से नहीं कर पाए। ठीक है, सड़कें हम कहेंगे सड़कें बनी, आज गलियों में आरसीसी ढली पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, देख रहे हैं हम भी। लेकिन मैंने कहा ना विजन है, अब वो बड़खल झील का विजन लेके आई थी। ठीक है, स्टेडियम आप देखो 10 साल से टूटा पड़ा है, कितने स्पोर्ट्समैन बनते बनते रह गए, अकादमियों में जा रहे बेचारे वो। अब बड़खल झील अगर नहीं तैयार होती, मान लो धनेश लगा, क्योंकि ना राजनीति की प्रतिस्पर्धा होती है, यार उसका प्रोजेक्ट था, मैं क्यों मेहनत करो उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा मानना है। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाया और अब वो चेंज हो गया तो आप उसको बढ़ाओ। अगर बड़खल झील बन जाएगी तो रेवेन्यू बड़खल विधानसभा में आएगा, स्टैंड लगेगा, घोड़े वाले आएंगे, ऊंट वाले आएंगे, गुब्बारे वाले आएंगे, चाट है, टिक्की है, पकौड़ी है, बोट वाला, बहुत सा टूरिज्म में एक मल्टीपल सोसाइटी को काम मिलता है। तो ये इनकी आपसे खींचतान नहीं होनी चाहिए। और रही बात विकास कैसे होगा, अब धनेश लखा के काम मुश्किल से 8 महीने नहीं हुए ठीक से। ठीक है, अभी इसे प्रिडिक्ट कर देना कि धनेश लखा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। 3 साल बाद आप मेरे चैनल पे देख लेना कि इनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। बिल्कुल। स्टेडियम की बात छेड़ी आपने, स्टेडियम को खंडर से भी बदतर बना के छोड़ दिया। इससे बेहतर तो जैसा वो था उसको वैसे ही रहने देते। इसका ठीकरा किस पे फूटना चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है उस स्टेडियम की इतनी बुरी हालत करने का? मैं तो सीधे तौर पे पॉलिटिक्स को कहूंगा, इसमें लाग लपेट की बात नहीं कहूंगा। इसमें मैंने भी कहा ना, आप किसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास प्लान पूरा होना चाहिए, तोड़ते ही बना दो ना उसको। एक टाइम बार कर दिया, 3 साल में बन जाएगा। हाँ, कोई चीज बनती है तो टाइम लगता है, पर काम तो हो। जैसे मैंने भी कहा, दिनेश लखा ने वहां पुलिया के आसपास सारे बैंक्वेट हॉल तोड़ दिए, 5-6 बैंक्वेट हॉल थे तोड़ दिए, काम तो नहीं हुआ। अब वो तो है तो खंडर, शहर ही तो बुरा लग रहा है, वहां से गुजरने वाला कहेगा अरे ऐसा शहर है, नाला टूटा पड़ा है, लोग आज भी कहेंगे वो लक्कड़ के फट्टे लगा के, क्योंकि वो डब्बे लगा के जा रहे हो तो डर रहे हैं, अगर हम डालेंगे फिर तोड़ जाएंगे। वही हाल स्टेडियम का है, अगर तोड़ा था तो बना देना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं बना, ये इनकी राजनीति जाने। लेकिन इसमें सीधे तौर पे राजनीति इन्वॉल्व है स्टेडियम को ना बनने में, क्योंकि प्रशासन को अगर पैसा मिलता, प्रशासन को टोटल रेवेन्यू मिलता तो स्टेडियम बन जाता। यहाँ कहीं ना कहीं आपसी रंजिश पॉलिटिक्स तो जरूर है। मैं तो साफ तौर पर, अगर बड़खल जी का प्रोजेक्ट रुकता है तो हम ये कहते हैं सीमा होती तो बन जाता, यानी कि धनेश ने रोका। ना भी रोका पर उसको प्रोवोक नहीं किया बनाने के लिए। किसी चीज को अगर आप कोई बच्चा गिर गया है उसे नहीं उठा रहे तो गिरा तो वो है ही है, उठाना तो आपका ही काम है। यही है, अगर वो रुकता है तो कहीं ना कहीं धनेश लगाया, फर्स्ट नहीं लगाए। यहाँ तो टोटल राजनीति इन्वॉल्व है कि अगर स्टेडियम नहीं बन रहा, और ये गलत है। इससे बहुत बैड मैसेज जाता है। मैं तो बिल्कुल मुखर बोलता हूँ, मेरे सवाल भी मेरे तो लोग कड़वे सवाल भेज जाते, मैं तो बिल्कुल क्लियर कट कहता हूँ कि अगर आपने नहीं बनाना तो कृपया करके आप तोड़े मत। बिल्कुल सही बात है, खराब मत कीजिए, खराब मत कीजिए। और डेवलपमेंट का तो जो बुरा हाल किया है हमारे शहर में पॉलिटिक्स ने, हमारे शहर में त्योहार भी खराब कर दिए। अगर हम दशहरे की बात करें, पिछले कुछ सालों से दशहरे को लेकर हर साल कोई ना कोई लड़ाई झगड़े, और जिस धूमधाम से हमारे शहर में दशहरा मनाया जाता है शायद अब वो बात नहीं रही। देखिए, दशहरे की आपने बात छेड़ी, मैं बताता हूँ, हर आदमी अच्छा नहीं होता, हर आदमी बुरा नहीं होता। कई बार वो पहलू हम नहीं देख पाते जो पहलू मार्केट में होता है। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, आप वहां पे स्टैचू रावण के या पुतले बना के लगा दीजिए, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण, इंग्लैंड के आदमी से बनवाइए और इंग्लैंड के आदमी को दशहरा बनाने दीजिए। पब्लिक को कोई मतलब नहीं, और रावण खड़ा होना चाहिए, जलना चाहिए, उसके बाद अपने घर वापस चली जाती है। अब ये एक समाज की पॉलिटिक्स है।
इस विषय में खुल के मैं सीमा रेखा से बात करी थी जब होती, तो उन्होंने कहा कि जो एक संस्था के प्रधान जो संस्था बनाती थी, उनकी ये मार्केट में नेगेटिव रिपोर्ट आती है कि ये लोग चंदा ज्यादा उगाते हैं, अच्छा, पब्लिक से पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, पर्चियां करते हैं दबाव में। उन्होंने उस तबके को रिलीफ देने की कोशिश करी, तो जो दूसरा तबका उसने उसको इशू बना लिया। हालांकि रिलीजन को लेके इशू नहीं होना चाहिए। दशहरा इस बार भी तो मना है, मैं तो टेंशन रखा कि इस बात पे अप्रिशिएशन करूंगा कि कोई इशू नहीं बना और दशहरा बन गया। इस बार तो कोई इशू हुआ नहीं। कैसे मैनेज किया, यही काम तो शासन का है। भाई पॉलिटिशियन का क्या काम है, कोई इशू बिगड़ रहा तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, आपने कैसे किया वो आप जाने, पर्दे के पीछे आपने किया। लेकिन इस बार का दशहरा मना ना, वही राजेश भाटिया सड़कों पे आगे आगे चल रहा है रैली में, वही झांकियां निकली, वही पुतले बने, वही दशहरा मना, वही सभा, कोई विवाद नहीं, कोई प्रशासन ने नहीं मनाया। पर जब विवाद होता है प्रशासन को उसमें घुसना ही पड़ता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एक निजी सवाल आपसे पूछूंगा कि जब आपने ये रिपोर्टिंग शुरू करी तो क्या लोगों का सपोर्ट तुरंत मिल गया था या उनका विश्वास जीतने में थोड़ा सा समय लगा था? नहीं देखिए, आप बीइंग ए जर्नलिस्ट कभी किसी का विश्वास ना तो जीत सकते हैं ना खोते हैं, मेरा अपना मानना है। मान लो आपके घर में आपके चाचा से झगड़ा हो गया, तो आपके चाचा ने आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया। अगर मैंने आपके चाचा का फेवर लिया कि जिन्होंने हाथ छोड़ा पुलिस ने, तो आप नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं एक बात जानता हूँ, पत्रकार का काम किसी के रूठने से ना तो डरना है और ना किसी के खुश होने से खुश होना है। मुझे अपना काम करना है। 50% आदमी मुझसे नाराज होता है। अगर मैं आज मुद्दा उठाऊं कि यार यहाँ बहुत गंदगी, तो पॉलिटिशियन नाराज हो जाएंगे, एमसीएस नाराज होगा। मैं वही जब कोई उद्घाटन कर रहा है, मैं दिखाऊंगा यार बहुत अच्छा उद्घाटन करा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो खुश हो जाएगा, पब्लिक नाराज हो जाएगी। बैलेंस करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम खबर दिखाना है। रिजल्ट क्या निकलता है इसकी ना तो मैं अप्रिसिएशन लेता हूं, ना मैं कहता मैंने किया, ना मेरी वजह से कुछ बिगड़ता, ना मेरी वजह से कुछ बनता। हाँ, मैं उन नेताओं का धन्यवाद करता हूं जो अगर कुछ प्रॉब्लम दिखा उन्होंने ठीक कर दिया तो खुद को भी खुशी होती है, यार हमारे जाने से ये काम हो गया। ताकि ऐसा मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, बाकी को पढ़ता रहे। कमेंट्स में आता है, मैं तो आदत है, लोग कहते हैं यार मैं तो कमेंट ही नहीं पढ़ता। मैंने आज तक कभी अपने चैनल के ऊपर, बहुत रेयर होता है कोई कमेंट पढ़ लो, क्योंकि मुझे पता है दो ही बातें तो हैं, या तो मुझे गाली देगा या मुझे खुशी देगा, तीसरा काम तो करेगा नहीं। तो जो मुझे गाली दे रहा है मैं उसे गुस्सा क्यों, हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ, क्योंकि लोग फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, सोशल मीडिया भागने में। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, संयमित भाषा में आप विरोध करिए, मेरा करो, शासन का करो, प्रशासन, मैं गलती करो मेरा भी करो, लेकिन आप वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रथम तो लिख दो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मुझे देखा तो सही। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, आप मुझे प्यार करो चलेगा, आप मुझे नफरत करो चलेगा, बट मुझे इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये मेरा अपना मानना है। और आदमी को ना तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। किसी भी चीज से कारक होते हैं, सुख दुख आता रहता है जीवन में। अब कोई अच्छा कमेंट कर रहा है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरा दोनों के लिए हो गया। वो जिसने मेरे लिए अपशब्द लिखे होंगे या उसने तक अपशब्द, वो जाने, उसका काम जाने। हमने क्या किया? जिस दिन हम इस विचार पर आ गए कि आखिर मैंने क्या किया है, आज मैं सबको कहता हूँ कि हमने कितने लीटर पानी पी लिया होगा, हमने पानी बचाने के लिए किया क्या, खुद क्या किया आज तक। कोई एक आदमी बताए कि मैंने ये काम किया। कोई संस्था कर रही है, आप उसके साथ जुड़ गए, अच्छी बात है, कुछ तो कर रहे हैं। हमने पेड़ों के लिए क्या किया? हम बोल देते हैं सरकार फिर सारे पेड़ काट दे, तुमने पेड़ लगाया कभी? हमारे बाप दादा पेड़ लगाया करते थे, कुएं खुदवाते थे, तालाबों की रक्षा करते थे, तभी तो हमें आज पानी मिल रहा है। बिल्कुल, तभी तो हमें शुद्ध हवा मिली। हमने क्या किया? हम खुद कुछ नहीं करते। जो कुछ करे सरकार करके दे, जो सोसाइटी की जिम्मेदारी, इसीलिए इसका नाम सोसाइटी है, इसकी जिम्मेदारियां। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भौतिकवाद के चक्कर में, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, आने वाले और ज्यादा भुगतेंगे यदि हम नहीं चेते तो। लगभग 8-9 साल की पत्रकारिता रही है आपकी। इन 8-9 सालों में कभी ऐसा लगा कि नहीं यार अब छोड़ देना चाहिए किसी भी वजह से? कभी ऐसा छोड़ने का विचार आया मन में? नहीं, पत्रकारिता में मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। और मैं तो एक बात मानता हूँ कि ये मेरा पैशन है, प्रोफेशन ज्यादा मेरा पैशन है ये। और ना ये ख्याल कभी मेरे अंदर आएगा, क्योंकि कोई चीज मैं बदलने में विश्वास रखता हूँ, इसको हाईटेक कर सकता हूँ। छोड़ने का क्या मतलब है? क्योंकि कोई चीज, देखिए, छोड़ना सिर्फ आदमी के हाथ में है, हासिल करना आदमी के हाथ में नहीं है। कोई आपको ये कहे कि आप नशा हमेशा करते रहे, छोड़ तो आप सकते हैं ना। तो पर पत्रकारिता को लेके मेरे मन में कभी ये नहीं आया, क्योंकि मैंने क्या करा, मैं दुखी नहीं हुआ, मेरा विरोध भी हुआ तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ इस वजह से हुआ होगा, ठीक है, आगे से उसको सुधार करें। छोड़ने का क्या मतलब? क्विट नहीं करते हैं। दो चीजें जिस दिन कोई भी यूथ आदमी मानेगा, एक तो हार वर्ड नहीं होता कभी भी।
फॉरवर्ड कभी नहीं होता, स्ट्रगल होता है। संघर्ष करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं भी सक्सेस हो गए तो कम से कम तसल्ली तो रहेगी, युद्ध के मैदान में तो थे। सही बात है। कुछ ना करके मरने से कुछ करके मरना अच्छा है। प्लासी का जब युद्ध चल रहा था ना, तो जितने लोग युद्ध लड़ रहे थे ना, उससे कई गुना जो ज्यादा लोग बाहर बैठ के देख रहे थे कि जीतेगा कौन, जो जीतेगा हम उसके साथ हो जाएंगे। नहीं तो प्लासी नहीं हारते, हम कर्नाटका नहीं हारते। कमियां रही, हमारी सोसाइटी कमियां रही, जिसका खामियाजा मैंने कहा ना, कोई भी चीज सिर्फ कैपेबल आदमी के ना करने से खराब होती है। अगर सोसाइटी खराब है, क्रिमिनल कभी सोसाइटी खराब कर ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ा देश का मसला है ये, सिर्फ हमारे शहर का या किसी और शहर का नहीं, ये पूरे देश में फैला हुआ है। और कहने वाले कहते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इसको और आग मिली है। वो है कि धर्म के नाम पे राजनीति होना। हम देखते हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म के बारे में गलत बोला है। आपने जैसे कहा कि मैं अपने धर्म को अच्छा बोलता हूं, मैं लेकिन दूसरे धर्म की कभी बुराई नहीं करता। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी है, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर्स भी है जो दूसरे धर्म के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। उस पे आपका क्या विचार? बेसिकली देखो ना, तो मैं धर्म पे टिप्पणी करने से बचता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, धर्म बेसिकली है क्या। जिस दिन एक आदमी धर्म को जान जाएगा, उस दिन लोगों के बनाए धर्म से अलग चला जाएगा। कहने वाले कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, कोई भी चीज बनती है, आपको मालूम हो कभी, जो जिनको लोग भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण को, गुरु नानक देव जी को, ईसा मसीह जी को, या हजरत मोहम्मद साहब को, या आप महावीर जी को, बौद्ध को, इन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी। कृष्ण जी ने किताब नहीं लिखी है, गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखा है, बाइबिल ईसा मसीह ने नहीं लिखी, कुरान हजरत मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? इंसान ने। जो भगवान है वो सिर्फ बोलेगा, लिखेगा कुछ नहीं। ध्यान रखना, ये बहुत अध्ययन का विषय है। जो धर्म इंसानों ने बनाया है वो हमेशा आपको लड़वाएगा, क्योंकि उस स्वार्थ के लिए बनाया गया है, अपनी सुविधा अनुसार बनाया गया है। मैं इस चीज को कतई नहीं मान सकता कि राम ने सीता को छोड़ दिया होगा। जिसने भी लिखा, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। मैं पूरी रामायण को नहीं मानता कि पूरी रामायण सही है, पर रामायण में कुछ तो सही है। मैं पूरे गुरु ग्रंथ साहब को ये नहीं कहता कि इसमें सब कुछ सही है या सब कुछ, जो कुछ लिखा है उसमें जो अच्छा है वही भगवान ने बोला होगा। जो कुछ गलत लिखा है वो भगवान ने नहीं बोला है, वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने लिख दिया है। आप पाक कुरान की बात करें तो कुरान में कई आयतें जो आजकल इंटरप्रेट होते हैं, सोशल मीडिया पे चलता है, ये लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा है बुत परस्ती को ये कर दो, दिखाते हैं। क्या कोई भी अच्छा आदमी कहेगा मार दो इसे? कभी नहीं। मैं तो नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता। तो धर्म की दो परिभाषाएं लोग अपने हिसाब से बदलती हैं। आजकल मजाक चलता है, बच्चे हैं, यूथ है, वो शिवरात्रि पे भांग पी लेते हैं, हम सब ये भोलेनाथ का प्रसाद है, तो मैंने कहा फिर सांड पे चला कर गले में सांप भी लटका ले। बिल्कुल सही बात है। वो आदमी सुविधा अनुसार एक चीज को फॉलो कर लेता है। लड़का है, अगर वो थोड़ा आशिक मिजाज है, कहता है बड़ा छाला बन के, कन्हैया बन के घूम रहा है, पर सुदर्शन चक्र तो नहीं उसके हाथ में, नहीं है ना। तो ये चीजें हैं। देखो, धर्म बहुत गहन विषय है। जो भगवान बताए गए हैं सुविधा अनुसार बना लिए लोगों ने, अपने हिसाब से बना लिए। आज तक महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ से एक सिंगल का अक्षर भी नहीं लिखा है, सिर्फ गाया है। गुरु नानक देव जी की प्रीति इतनी थी ईश्वर को पाने में, उन्होंने गा गा के ईश्वर पा लिया। कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने। तो ये चीजें हैं। धर्म बहुत, अब जो आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के तो एजेंडा है, पॉलिटिक्स का एजेंडा क्रिएट करते हैं, उस नैरेटिव को बनाना मीडिया का काम होता है, इन्फ्लुएंसर का काम होता है। बीजेपी एक एजेंडा लेके चली, हिंदुत्व का एजेंडा। ठीक है, मैं मानता हूँ हिंदुत्व का एजेंडा है उनका। मोदी जी बोले ना बोले, क्योंकि उस स्टेज पर है कि उनके मुंह से बातें नहीं, एजेंडा तो चल रहा है। अब इस एजेंडे को आम नागरिक को समझना है, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ स्वार्थी लोग, सारे नहीं, किसी भी धर्म में कुछ स्वार्थी लोगों ने धर्म का इस्तेमाल किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, धर्म जो है वो कभी भी राजनीति से उसको अलग किया ही नहीं जा सकता। आज नहीं, आदिकाल से। जहां आदमी की सोच खत्म हो जाती है, वहां से धर्म स्टार्ट हो जाता है। अगर आदमी मर गया ट्रेन के आगे, इसकी इतनी लिखी थी, बच गया तो जिसको भगवान चाहे वो। जब हम कुछ नहीं कर पाते तो कहते भगवान के नाम पे डाल, क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी, अपने ऊपर कुछ लेता ही नहीं, जबकि करता ही हुआ। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि सिर्फ कर्मों का फल दूंगा मैं, जो आप कर्म करेंगे उसी का फल दूंगा। उनको कहना पड़ा धरती पे आके, इसीलिए कहना पड़ा। क्यों यार? नहीं यार, राम ने नहीं लिखी थी,
होई सोई जो राम रचे रखा, अगर सब कुछ राम ने करा तुम किस लिए आए हो भाई? आप ये देखो ना, तो ऐसा नहीं है, कर्मों का फल है, कर्मा बड़ा है, ये कृष्ण भगवान ने भी कहा, जिसे बोल के गए ना महाभारत, वेद व्यास ने लिख दिया उसको, कृष्ण ने तो नहीं लिखा। इसीलिए आज तक गीता के ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं है, क्योंकि गीता टोटल कर्मा पे लिखी हुई है। जहां भी आडंबर जुड़ेगा, स्वार्थी लोग जुड़ेंगे, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, वहीं गलती हो जाएगी और वहीं फिर बात उसको फिर ये पार्टी कैश करे। आज से पहले कहते हैं मुस्लिम को ज्यादा प्रोवोक कर रखा है, ये कर रखा है, तो वो था। अब बीजेपी अपना एजेंडा लेके चल रही है, लेकिन अवेयर हमको होना है, अवेयर हमको होना है। जो धर्म के कारण ही कश्मीर में ऐसी त्रासदी हुई है, ऐसा कोई नहीं। केरल में जो चल रहा है धर्मांतरण कर क्यों रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्या करूँ क्या? मैं कहता हूँ सारी वर्ल्ड को मुस्लिम बना दो, फिर क्या लड़ाई नहीं होगी? जो करबला में मरे लोग जाके, तो वो क्यों मरे? तब तो नहीं था मोदी वहां पे, तब तो वहां आरएसएस नहीं थी, तब तो बीजेपी नहीं थी। फ्रांस में लाइब्रेरी जला दी, वहां तो मोदी नहीं है। तो इंसान का नेचर है लड़ना, लड़ेगा ही लड़ेगा ये। आप सारे हिंदू बना दो तब भी लड़ेंगे। अरे मियाँ बीवी लड़ते घर में, अभी भी लड़ी दे भाई मियाँ बीवी तो हिंदू मुस्लिम वो नहीं लड़ते क्या? ये तो नेचर है। पर लड़ाई का दायरा किस वोटों पे जा रहा है, ये चिंता का विषय रहता है। क्योंकि जब भी धार्मिक हिंसा होती है तो निर्दोष मरते। कभी भी ध्यान देना, दो राजा जो होते हैं वो कभी आपस में नहीं लड़ते। लड़ते सैनिक जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, आपस में एक दूसरे कत्ल कर देते, कभी नहीं मिले होते। वो व्लादिमीर पुतिन और जो सामने लेस्की है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कई मीटिंगों में मिले हैं, पर मर नहीं रहे। मर वो रहे जो फौजी एक दूसरे को जानते ही नहीं है। इट्स कॉल्ड पॉलिटिक्स। धर्म की बात आपने करी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि धर्म कैसे पॉलिटिक्स के साथ जुड़ के क्या क्या कराता है। बट अभी हाल ही में ईद गई है और उस पर बहुत सारे लोगों की ऐसी वीडियोज आई है, गौ रक्षक बनते हैं वो, ठीक है, कि हमारी गौ माता है। चलो बहुत गलत है, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, बहुत गलत है, किसी भी जीव को मारना गलत है। लेकिन उन गौ रक्षक से मेरा एक छोटा सा सवाल है, कभी आपको मौका मिले तो जरूर अपने चैनल पे पूछिएगा, वो तब कहाँ चले जाते हैं जब वही गायें कूड़े के ढेर में से निकाल के खाना खा रही होती है? बहुत बार ऐसा देखने को मिला, जब गायें दूध देने लायक नहीं रहती उसको रोड पे छोड़ दिया जाता है। तब वो लोग कहाँ होते हैं जो सवाल उठाते हैं गौरक्षा की? देखिए, बैलेंस करना प्रकृति से सीखिए। आपको मालूम है सिर्फ इंसान ही पैसा कमाने के लिए दौड़ता है और इंसान ही भूखा मरता है। भूख से मर गए जितने आदमी। आज भी हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, यानी खाना नहीं है ना। और प्रकृति को आप देख लो, गौ माता कहते हैं गाय, उसके सामने आप मांस का लोटा रख दो, वो नहीं खाएगी, भूखी मर जाएगी। कभी गाय मांसाहारी नहीं है। शेर है, उसके सामने आप घास रख दो, भूखा मर जाएगा। कुछ के दांत उस तरीके से नहीं है, शेर के दांत इस शेप में नुकीले हैं, वो मांस खाने के लिए बने। प्रकृति ने बैलेंस करना, ना तो हिरन भूखा मरता है, ना घास खत्म होती है, ना शेर भूखा मरता है। तो जो हिंसा करना यार, ये प्रकृति का बैलेंस्ड है। इंसान कैसा जीव है, वो घास भी खा लेगा, वो मांस भी खा लेगा, वो दोनों चीजें खाता है ना। एक पे तो सिर ही नहीं है, एक पे सिर है, वो नहीं है ना। तो जो वो सिर नहीं, तो वो अनबैलेंस करेगा। अब क्या रहा, अब इसी धर्म की बात सुन, जो गौ रक्षक है, जो पहले क्या होता था, गाय पाली जाती थी, ठीक है, और जो कुत्ते कह लें या और जानवर, वो घर के बाहर हुआ करते थे। सिस्टम उल्टा हो गया, स्पेस कम हो गया। अब लोग कुत्ता पालते हैं, गाय नहीं, क्योंकि फ्लैट है, छोटा सा घर है, गाय को बेड़ा चाहिए। अब गाय बाहर आ गई, अब गौ रक्षक तो बन गए कि हम गऊ की रक्षा करें कहा, क्योंकि एक गाय को एक बेड़ा तो चाहिए रहने के लिए। यहाँ तो आप कई गाय हैं। अब गौ रक्षक उस सूरत में क्या करें? सवाल ये है कि वो जो गाय है किसकी? गौ रक्षक की जिम्मेदारी ही क्यों? वो गाय किसकी है? जो दूध निकालने के लिए तो घर ले आता, फिर दिन भर छोड़ देता है। ये बहुत बड़ा, जो भी गाय हैं ये सब दूध दे रही है। बहुत कम गाय खराब है, मतलब बागड़ी जिन्हें कहते हैं, वो 3-4 महीने के लिए होती है, ड्यूरिंग टू जब बछड़ा या बच्चे जो भी देना होता, उससे पहले दूध दे रही है। शाम को ले जाते हैं, दूध निकालते, छोड़ देते। उन स्वार्थी लोगों को उठा के बंद कर दो, उनको दंडित करो, गाय अपने आप खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। पहले भी गाँव में आप देखे, कहीं भी जो गाय है, कभी आपको जो जीव दूध दे रहा वो सड़कों पे नहीं मिलता। चरवाहे होते थे, लोग चराते थे, उनको वापस ला के बांधते थे, दूध निकालते, मेहनत करते थे। अब क्या है, शहरों में क्या व्यवस्थाएं हैं, खाना पड़ा है, कूड़े के ढेर पड़े हैं, पॉलिथीन, कोई ना कोई फ्रूट फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, किसी ने 2 रोटी फेंक दी खिला। तो गाय, उन्होंने देख लिया कि हमें तो मेहनत ही नहीं करने में दूध फ्री का मिल रहा है,
वो शाम दिन भर मंडी में छोड़ देते हैं, हाँ। शाम को अपना, उनको पकड़ो ना। इस समस्या में ना कैटल कैचर्स की गाड़ियां बढ़ा दो आप, और निगरानी कर दो एक डिपार्टमेंट की। गाय छोड़ो ही मत, अपने आप सुधर जाएंगे। 10 दिन के अंदर 60% गाय कम हो जाएगी सड़क से। बिल्कुल। ये रीजंस हैं। अब रही बात उस समझ आपकी, जी गाय काटते हैं, देखिए जब अगर हम मुस्लिम ओरिजिन की बात करें तो रेगिस्तानी एरिया में डेवलप हुए थे साउदीज में, वहां ना तो पानी था, वहां की जलवायु ऐसी थी, वो बिना नहाए उन्होंने मस्जिद में जाने का प्रावधान बना दिया, क्योंकि पानी था ही नहीं। पानी का होता, वहां जानवर कौन से होते थे? भेड़ होती थी, बकरियां होती थी, जो कम खाती हैं, खुद खाती हैं, उनको खिलाना नहीं पड़ता। बकरी के लिए आप खाना नहीं लाते, वो खुद चर के खा लेती है, और वो थोड़ा बड़ा दूध भी दे देती थी, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। वो उनका कल्चर बन गया, उन्होंने सब खाना शुरू कर दिया। भाई मैंने क्या कहा, इंसान सब कुछ खा लेता है, इंसान ने सीमाएं लाई तो विवाद होंगे। ग्रीड का कोई इलाज नहीं। प्रकृति सबका पेट भरने की क्षमता रखती है, सिर्फ लालच का पेट नहीं भर सकती, वो किसी भी सूरत में हो। सही बात।